नमस्कार दोस्तों, मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आज सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप चाहते हो कि लैब असिस्टेंट में जीव विज्ञान का या बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2018 के अंदर वैकेंसी हुई थी उसका सिलेबस क्या था, और अभी 2021 के अंदर या 22 के अंदर जो वैकेंसी आ रही है उसका सिलेबस बायोलॉजी का क्या रहने वाला है। दोस्तों, यदि आप YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लैब असिस्टेंट से संबंधित जो भी अपडेट YouTube पे अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, जो सेकंड पेपर होता है लैब असिस्टेंट का, तो पहला पेपर तो जीके का, दूसरा सेकंड पेपर होता है वो पूरा साइंस का होता है, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है और जनरल साइंस इन सभी के 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने दोस्तों? 100 क्वेश्चन आते हैं। इन 100 क्वेश्चन में से दोस्तों लगभग 30 क्वेश्चन है वो बायोलॉजी के आने वाले हैं, यानी कि जीव विज्ञान के आने वाले हैं। तो दोस्तों, इसको मैं विस्तार से आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, ये जो सिलेबस है मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिलेबस दोस्तों 2018 और 2016 के अंदर जो लैब असिस्टेंट वैकेंसी आई थी उसका है, और अभी जो लैब असिस्टेंट वैकेंसी आने वाली है तो उसके अंदर भी ये सेम रहने वाला है। एक दो टॉपिक्स हो सकता है उसमें आगे मतलब ऐड कर दें या फिर इसमें से निकाल दें, ऐसा हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा सिलेबस पूरा चेंज कर दें ऐसा नहीं होगा। आप इस टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लें ताकि वो लैब असिस्टेंट वैकेंसी जब भी आ जाए आप उसके लिए एकदम तैयार रहें। तो दोस्तों, इसमें पार्ट फेस्ट यानी कि इसमें दो पार्ट बना दिया, जीव विज्ञान के पार्ट फेस्ट यानी कि जूलॉजी और बॉटनी का अलग अलग बना दिया है। तो पार्ट फेस्ट में हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें आपको पढ़ना है शैवाल के बारे में, कवक के बारे में और लाइकेन के बारे में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और अनावर्तबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म और यहाँ पर जिम्नोस्पर्म दोनों के बारे में जो सामान्य लक्षण है जो एनसीईआरटी किताब के अंदर दे रखे हैं वो पूरा पूरा आपको पढ़ना है। दोस्तों, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी बुक्स हैं वो सबसे बेस्ट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एनसीईआरटी को आपको बेस मानना है। दोस्तों, यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लैब असिस्टेंट संबंधित जो भी मैं अपडेट यूट्यूब पे डालूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आगे दोस्तों, 2 नंबर पॉइंट यहाँ पर दे रखा है कि आवर्त बीजी पादपों की जो आकार रेखी है उसके बारे में, यानी कि आवर्त बीजी की मूल के बारे में और मूल के कौन से रूपांतरण हैं इसके बारे में, और मूल से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, और स्तंभ के बारे में, इनकी स्टेम के बारे में, पर्ण की संरचना यानी कि पत्ती के बारे में आपको, और उसके रूपांतरण यानी कि संरचना और रूपांतर पढ़ना आपको, यानी कि इसकी संरचना कैसे होती है और रूपांतरण क्या क्या हो सकता है इसके बारे में। फिर यहाँ पर पुष्प बीज की संरचना के बारे में भी आपको पढ़ना है। यानी कि ये जो टॉपिक्स दे रखा है ये दोस्तों आपका 5वां चैप्टर, एनसीईआरटी 11th का 5वां चैप्टर है, और यहाँ पर दोस्तों आपका 6ठा चैप्टर है। ये 2 चैप्टर हैं, इसमें से आपके ये टॉपिक्स हैं। अगला यहाँ पर दे रखा है दोस्तों पादप शरीर के बारे में, जैसे उत्तक पढ़ना है आपको, यानी कि पादप उत्तक कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ना है, 6ठा पार्ट है 11th का। और द्वितीयक वर्दी पढ़ना है, यानी कि पादपों के अंदर द्वितीयक वर्दी है वो कैसे होती हैं और उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। अगला यहाँ पर जो चैप्टर है वो क्या है दोस्तों कि पादप कारिकी के बारे में दोस्तों परासरण है, जल अवशोषण है, रसारोहण है, वाष्पोत्सर्जन है, प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन यानी पादप श्वसन है, पादप की वृद्धि और गतियां हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि 11th का 11वां और यहाँ पर 11वां 13वां और 14वां 15वां इसमें से टॉपिक्स में से आपको पूछा जाएगा। जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं उसको ही पढ़ना आपको, इसके अलावा ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों आपका 5वां चैप्टर अगला आता है पर्यावरण अध्ययन, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं प्रकार, ऊर्जा का प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र और पारिस्थितिक अनुकूलन, पर्यावरण प्रदूषण, समष्टि पारिस्थितिकी और जैव विविधता, यानी कि जो इकोलॉजी से संबंधित जो भी हैं आपके 11th 12th के अंदर ये चैप्टर दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, 13वां 14वां 15वां 16वां ये चैप्टर है दोस्तों इसमें से इकोलॉजी का। तो जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं उनको आप अच्छी तरीके से तैयार करो, फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वही एकमात्र उपाय है सिलेक्शन लेना है। तो फिर अगला जो टॉपिक्स हैं 6 नंबर टॉपिक्स, दोस्तों 6 नंबर टॉपिक्स में क्या दे रखा है, जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक से संबंधित इसमें से क्वेश्चन है कि बायोटेक से सामान्य जानकारी, यानी कि इसमें जनरल इंट्रोडक्शन, कौन कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ती है और कौन कौन से यहाँ पर वाहक की जरूरत पड़ती है, इसके बारे में जनरल से इंट्रोडक्शन लेनी है आपको कि पुनर्योजन डीएनए तकनीक क्या है, क्या इसका उपयोग है। और फिर इसमें पुनर्योजी डीएनए तकनीक के बारे में पूरा मतलब टेक्निक ये कैसे अपनाते हैं और इसका जो तरीका है या चरण है वो कौन कौन से। फिर ट्रांसजेनिक पादप, यानी कि जो ट्रांसजेनिक पादप होते हैं वो कौन कौन से हैं और उसमें क्या विशेषताएं होती हैं।
फिर आते हैं ट्रांसजेनिक जंतु और नैतिक मुद्दों, कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, ये भी आपको इसमें पढ़ने हैं। यानी कि इसमें आ गया आपके 11वां एनसीईआरटी में दोस्तों 12th का 11वां और 12वां चैप्टर इसमें आ जाएंगे। फिर आता है पादपों का आर्थिक महत्व। ये दोस्तों एनसीईआरटी में अलग से टॉपिक्स नहीं है आपके, इसको आप पढ़ोगे 11th या 12th में है। जो आरबीएसई बुक्स पहले चलती थी उसके अंदर ये टॉपिक्स दे रखा है, अभी इसमें नहीं है। हो सकता है ये अगला जो नया सिलेबस आ जाए ये हटा भी सकते हैं। और यहाँ पर अगला जो टॉपिक है इसमें कोशिका, नाम क्या दे रखा है यहाँ पर, कोशिका, यानी कि इस कोशिका की संरचना के बारे में आपको पढ़ना है। संरचना में कौन कौन से आ सकते हैं, संरचना है यानी कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों की संरचना के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो दोस्तों संरचना में कोशिकांगों का भी थोड़ा बहुत इसमें देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोशिकांग है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरितलवक है, तारकाय है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है, इसके बारे में भी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है दोस्तों, यहाँ पर संरचना दे रखी है, यानी कि इसकी संरचना है उसमें जितने भी कोशिकांग है उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आता है कोशिका सिद्धांत, यानी कि कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया था, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है। और कोशिका विभाजन, यानी कि कोशिका विभाजन है वो किस तरीके से, समसूत्री विभाजन आपको पढ़ना है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन आपको पढ़ना है, ये दोनों आपको इसमें पढ़ना है। फिर आता है दोस्तों जीव विज्ञान का पार्ट ब, यानी कि बी सेक्टर में आपको यहाँ पर क्या पूछा जाएगा दोस्तों। बी सेक्टर में आपको जेनेटिक्स से पहला यहाँ पर टॉपिक्स है जेनेटिक्स, यानी कि आनुवांशिकी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या पूछेंगे दोस्तों, मेडल का नियम क्या है, या फिर उससे सामान्य शब्दावली, यानी कि युग्म विकल्पी, और यहाँ पर जीन है, और समयुग्म विकल्पी, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, ये जो सामान्य शब्दावली है जो आप सामान्यतः यूज करते हैं जेनेटिक्स में, उसके बारे में आपको देखना है। फिर डीएनए के बारे में, आरएनए की संरचना है वो, उन दोनों की दोस्तों संरचना है वो किस प्रकार से, डीएनए की संरचना है वो किस प्रकार की होती है, और ये किसने दिया था, डीएनए का एक मॉडल है क्रिक ने दिया था, वो मॉडल है वो भी पूछा जा सकता है इसमें। फिर आता है वंशानुगति का आणविक आधार है, गुणसूत्र की संरचना के बारे में आपको देखना है। यहाँ पर मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में, और आनुवांशिक विकार यानी जेनेटिक्स जो रोग होते हैं वो कौन कौन से हैं। और यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट आता है वो कौन कौन सा है, दूसरे पॉइंट में यहाँ पर दे रखा है जंतु जगत का वर्गीकरण। अब दोस्तों जंतु जगत के वर्गीकरण में दोस्तों अकशेरुकी संघ और कशेरुकी संघ का वर्गीकरण करना आपको, कशेरुकी और अकशेरुकी का वर्गीकरण आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर आता है 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट में क्या देगा यहाँ पर दोस्तों, 3 नंबर पॉइंट में दे रखा है दोस्तों क्या, मानव में पाचन, यानी कि मानव में पाचन तंत्र से संबंधित यहाँ पर आपको पढ़ना है। यानी कि पाचन तंत्र 11th के अंदर 16वां पार्ट है वो आपको पूरा पढ़ना है पाचन तंत्र से संबंधित। फिर आता है श्वसन और उत्सर्जन तंत्र, यानी कि श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र भी ये आपको पूरा पढ़ना है। नाम दे रखा है लेकिन आपको पढ़ना पूरा है, यहाँ पर कहीं से भी प्रश्न उठा के दे सकता है। फिर प्रोटीन है, शर्करा, वसा, विटामिन, और इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। और पाचक एंजाइमों, यानी कि ये 16वां पार्ट में आ जाएगा आपके पाचन तंत्र में। पाचन एंजाइम है, गैसों का विनिमय है वो कैसे होता है, ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन है वो कैसे होता है, और इसके बारे में पढ़ना है। फिर क्रेब शक्कर कहाँ पर होता है और किसका पूरा पढ़ना है आपको। ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना है। उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, यानी कि वृक्क की संरचना और कार्य की, इसके बारे में भी पढ़ना है। यानी कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, ये तीनों ही आपको विस्तार से पढ़ना है। फिर यहाँ पर 4 नंबर है वो क्या है, मानव में परिसंचरण तंत्र, यानी कि मानव में परिसंचरण, रक्त परिसंचरण तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र का हृदय है उसके बारे में इसमें दोस्तों पूरा पढ़ना है आपको। फिर आता है अंतःस्रावी तंत्र, यानी कि हार्मोन से संबंधित पूरा आपको पढ़ना है। इसमें हृदय की संरचना है, रक्त का संगठन है और रक्त समूह है, रक्त का थक्का कैसे जमता है उसकी क्रियाविधि है, और लसिका ग्रंथियां हैं, और एंटीजन, एंटीबॉडी और अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी, और उससे स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं, ये ग्रंथियां आपको पूरी पढ़नी है, सारी ग्रंथियां जितनी भी मानव के अंदर ग्रंथियां हैं। फिर आपको यहाँ पर 5 नंबर चैप्टर यहाँ पर पॉइंट दे रखा है कि मानव तंत्रिका तंत्र, यानी कि तंत्रिका तंत्र का आपको पूरा पढ़ना है। क्या मस्तिष्क है, आंख, कान और दोस्तों यहाँ पर आपको कान की संरचना है उसके बारे में भी पूरा विस्तार से पढ़ना है। इसका जो डायग्राम है वो अच्छे तरीके से समझना है, डायग्राम भी पूछ सकते हैं इसमें। फिर न्यूरॉन, यानी कि तंत्रिका की संरचना पढ़ना है, और तंत्रिका में संवेग कैसे होता है, यानी कि संवेग का संचरण है वो कैसे होता है, तंत्रिका संवेग। फिर क्रियाविधि, जैसे ऐसे मान सकते हो कि तंत्रिका की क्रियाविधि है वो कैसे होती है। फिर पेशीय तंत्र, यानी कि पेशियों के प्रकार, मानव में कौन कौन सी पेशियां होती हैं, रेखित, अरेखित और हृदय पेशियां होती हैं, और पेशी में संकुचन कैसे होता है, पेशी संकुचन की क्रियाविधि है वो भी आपको इसमें पढ़ना है। फिर 7 नंबर यहाँ पर पॉइंट दे रखा है कि मानव जनन तंत्र और मानव रोग,
यानी कि मानव जनन तंत्र और मानव के जनन तंत्र से संबंधित जो भी रोग है या मानव रोग है उनके बारे में पढ़ना है। यानी कि जनन तंत्र की संरचना के बारे में, यानी कि नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र पढ़ना है। और जनन स्वास्थ्य, यानी कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी आपको पढ़ना है। और मानव में जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक और हेलमिंथी जनित जो भी रोग होता है उसके बारे में भी विस्तार से पढ़ना है। कौन कौन से रोग हैं और उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं और कौन सा वहां पर टीका लगाया जाता है या रोकथाम के उपाय क्या क्या है, ये पढ़ना है। फिर 8 नंबर यहाँ पर पॉइंट है जैव विकास। जैव विकास इवोल्यूशन के बारे में भी यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं आपको। और यहाँ पर 7वां पार्ट है, 12th के अंदर 7वां पार्ट है जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन। एनसीईआरटी के अंदर जंतुओं का आर्थिक महत्व है, जंतु का क्या क्या आर्थिक महत्व, ये एक अलग टॉपिक्स है, ये भी आपको पढ़ना है। तो दोस्तों ये हो गया बायोलॉजी का क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इनसे संबंधित जो जनरल बातें होती हैं वो भी आपको तैयार करनी है ताकि बायोलॉजी का आप कंप्लीट हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि अब अगला जो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड वीडियो डाल दूंगा लैब असिस्टेंट से संबंधित, ताकि आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके। और यदि आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने लैब असिस्टेंट की क्लासें भी स्टार्ट की हुई है। क्लास से ज्वाइन करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर है 8769038624। ये दोस्तों मेरे व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर हैं। आप कोर्स यदि ज्वाइन करते हो तो आपको नोट्स मिल जाएंगे और आपको लाइव क्लास मिल जाएगी और दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। और दोस्तों आपको ये जो क्लासें हैं ये एग्जाम तक आपके पास रहेगी और हर चैप्टर का आपको टेस्ट भी लिया जाएगा ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे गो मातरम।